अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के एमडीकेट और ईकेट के लेक्चर 2 से। लेक्चर नंबर 1 में हमने जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर का डिस्कस किया था और लेक्चर नंबर 2 में आज हम वहीं से कंटिन्यू करने जा रहे हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से। हम बाकायदा आज के लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध मोड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। Triple point of water occur at a specific temperature and pressure where all three phases are in thermodynamic equilibrium. Triple point of water जो है एक specific temperature और प्रेशर की बात हो रही है। ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है जिसमें पानी जो है उसके जो तीनों फेजेस हैं, वाटर के जो तीनों फेजेस होते हैं वो आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं। अब मिसाल के तौर पर एट द ट्रिपल पॉइंट आइस यानी जब पानी सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड जब लिक्विड वाटर यानी लिक्विड स्टेट में होता है और वाटर वेपर यानी गैस की शक्ल में होता है, कैन एग्जिस्ट टुगेदर विदाउट एनी फेज चेंजिंग टू अनदर। यानी एक दूसरे में चेंज हुए बगैर आइस, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों जो है वो क्या है, जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे में चेंज हुए बगैर। उस पॉइंट को हम नाम देते हैं ट्रिपल पॉइंट। अब ट्रिपल पॉइंट पर हमारे पास टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर 273.16 केल्विन, या अगर सेंटीग्रेड में अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए तो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर अगर पूछा जाए तो 4.58 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और अगर पास्कल में पूछा जाए तो 611.73 पास्कल। सिंबल इसका जो है वो T3 से जो है वो शो किया जाता है। अब जो है वो ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ है और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे हमने नाम दिया ट्रिपल पॉइंट, जिसमें लिक्विड, वेपर और सॉलिड तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, ये ग्राफ जो है वो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ की, गैस लॉ की अगर हम बात करने जा रहे हैं तो इसमें बॉयल्स लॉ वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो है वो इनवर्स रिलेशन होता है। शर्त है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल यानी मास जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो जितना ज्यादा हम जो है वो प्रेशर को बढ़ाएंगे वॉल्यूम क्या होगा उतना कम होगा। ये बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है। PV इक्वल टू के, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? कांस्टेंट के। ये बॉयल्स लॉ की दूसरी स्टेटमेंट है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट के बराबर होगा। शर्त है कि टेम्परेचर और मास जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। इसी की बेस पर हम एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं, P1V1 बराबर है P2V2 के, और इसी की बेस पर जो है वो फिर आगे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए जाएंगे। बॉयल्स लॉ का जो ग्राफ है ये जो है वो कर्व है, इसमें जो है वो शो कर रहा है कि प्रेशर जब ज्यादा है तो वॉल्यूम कम है, प्रेशर हमने कम कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो ये ग्राफ कर्व है और इस ग्राफ को नाम दिया जाता है हाइपरबोला। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो बॉयल्स लॉ में क्या है? हाइपरबोला। इस शेप का नाम याद रखिएगा। प्रेशर और 1/P, प्रेशर और वॉल्यूम का जो इनवर्स है उसका ये ग्राफ जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो 1/V की वैल्यू जो होती है वो उस हिसाब से क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, और ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ हाइपरबोला है, कर्व है। प्रेशर और 1/V के दरमियान जो ग्राफ है ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। चार्ल्स लॉ की अगर हम बात करते हैं, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है कि टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो केल्विन में होना शर्त है। तो वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, मास जो है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 1/V/T। अब देखो ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के जो दूसरी स्टेटमेंट आती है, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो रेशो होता है वो हमेशा कांस्टेंट के बराबर होता है। शर्त है कि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल जो है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इस बेस पर हम चार्ल्स लॉ की क्या करते हैं? एक इक्वेशन हम ड्राइव करते हैं, V1/T1 बराबर है V2/T2, जो कि आगे न्यूमेरिकल में काम आएगी। अब इसी तरीके से यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कि ये ग्राफ हमारे पास है। ग्राफ जो है वो चार्ल्स लॉ के दरमियान वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान जो ये ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों? क्योंकि इस ग्राफ की जो शुरुआत है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या दूसरे अल्फाज में कहा जाए 0 केल्विन से क्या हो रही है? इसकी शुरुआत हो रही है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑलरेडी देखो वॉल्यूम की कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो ये ग्राफ यहाँ इससे शुरू हो रहा है -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन से, तो ये ग्राफ जो है वो बैकवर्ड।
अब ये 0 केल्विन क्या है? एब्सोल्यूट जीरो। इससे पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो एंड मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस इज टर्म एज एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो क्या है? वो टेम्परेचर है जिस पर आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। क्योंकि देखो वॉल्यूम कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, और जिस पॉइंट पर जाकर ग्राफिकली यानी आइडियल की बात हो रही है, वॉल्यूम अगर जीरो हो जाता है और मॉलिक्यूल की मोशन जो है वो रुक जाती है, उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट जीरो का हम उसे नाम देते हैं। अब जो है वो एवोगैड्रोस लॉ की हम बात करते हैं। साइंटिस्ट का नाम एमिडियो एवोगैड्रो है। इसने कहा वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल के दरमियान जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। गैस के जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल होंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा, शर्त है कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो। इस बेस पर वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल का जो रेशो होता है वो कांस्टेंट के बराबर होता है। शर्त है कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होने चाहिए। इस बेस पर जब हम डेरिवेशन करते हैं V1 अपॉन N1 बराबर है V2 अपॉन N2, ये इक्वेशन बाकायदा ड्राइव करते हैं। अब जो है वो एवोगैड्रो लॉ ने एक और बात भी की थी, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर तमाम गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा जाए, अगर उनके नंबर ऑफ मोल क्या होंगे? इक्वल वॉल्यूम, तमाम का जो अगर वॉल्यूम अगर सेम होगा तो इसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होंगे? सेम होंगे। एवोगैड्रो ने एक और बात कही कि टेम्परेचर अगर प्रेशर सेम है तो इक्वल वॉल्यूम जितनी भी गैसेस हैं उनका अगर इक्वल वॉल्यूम लिया जाए तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये बात ये भी याद रखिएगा, 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होती है, जो कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। एवोगैड्रो नंबर को डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 ग्राम ऑफ द आइसोटोप कार्बन 12। कार्बन 12 जो है, जो कि कार्बन 12 जो आइसोटोप ऑफ कार्बन 12 की हम बात करेंगे, उसके 12 ग्राम में जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं उस नंबर को हमने नाम दे दिया एवोगैड्रोस नंबर, और उसमें नंबर ऑफ कितने होते हैं? 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की तादाद एवोगैड्रो के बराबर है। मोल का एक और फॉर्मूला याद रखना है, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास है, जो कि आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा। 1 मोल ऑफ गैस, गैस का जो एक मोल होता है उसमें कितना वॉल्यूम होता है? गैस की बात हो रही है 22.4 डीएम क्यूब, और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.02 एक्सपोनेंट 23। चाहे कोई भी गैस हो, कोई भी गैस का एक मोल होगा, उसका वॉल्यूम जो होता है वो एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। तो स्टैंडर्ड प्रेशर यहाँ क्या है? ये भी एमसीक्यू में आ चुका है। तो स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो 1 atm है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसे अगर केल्विन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 273 केल्विन है। तो एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, एक मोल गैस का वॉल्यूम होता है वो 22.4 डीएम क्यूब के बराबर होता है, और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब यहाँ एवोगैड्रोस लॉ के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकायदा जनरल गैस इक्वेशन से हम बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो बहुत अच्छे से ज़हन नशीन होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में हम यहीं से हम आगे कंटिन्यू करने जाएंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।